मंजली दीदी। किशन की माँ चने मुरमुचे भून भून कर और रात दिन चिंता करके बहुत ही गरीबी में उसे 14 वर्ष का करके मर गई। किशन के लिए गांव में कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं रही। उसकी सौतेली बड़ी बहन कादम्बिनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसीलिए सभी लोगों ने राय दी, किशन तुम बड़ी बहन के घर चले जाओ, वह बड़े आदमी हैं, तुम वहाँ अच्छी तरह रहोगे। माँ के शोक में रोते रोते किशन को बुखार बुला लिया। अतः अंत में अच्छे हो जाने पर उसने भीख मांगकर माँ का श्राद्ध किया और सिर मुंडे सिर पर एक छोटी सी पोटली रखकर अपनी बड़ी बहन के घर राजघाट पहुंच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। जब उसका परिचय मिला और उसके आने का कारण मालूम हुआ तो एकदम आग बबूला हो गई। वह मजे में अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थी जमाए बैठी थी। अचानक यह क्या उपद्रव खड़ा हो गया। गांव का बूढ़ा जो उसे रास्ता दिखाने के लिए वहां तक आया था, उसे 2-4 कड़ी बातें सुनाने के बाद कादम्बिनी ने कहा, खूब मेरे सगे को बुला लाए रोटियां तोड़ने के लिए। और फिर सौतेली माँ को संबोधित करते हुए बोली, बज्जात, जब तक जीती रही तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरने के बाद बेटे को भेजकर कुशल पूछ रही है। जाओ बाबा, पराये को यहाँ से ले जाओ, मुझे यह सब झंझट नहीं चाहिए। बूढ़ा जाति का नाई था। किशन की माँ पर उसकी श्रद्धा थी। उसे माँ कहकर पुकारा करता था, इसीलिए इतनी कड़वी बातें सुनकर भी उसे पीछा नहीं छोड़ा। आरजू मिन्नत करके बोला, तुम्हारा घर लक्ष्मी का भंडार है, ना जाने कितने दास दासी अतिथि भिखारी कुत्ते बिल्लियाँ तुम्हारे घर में पलते हैं। यह लड़का भी मुट्ठी भर भात खाकर बाहर पड़ा रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का है। अगर भाई समझकर ना रख सको तो ब्राह्मण का एक दुखी और अनाथ लड़का समझकर ही रख के किसी कोने की जगह दे दो बिटिया। ऐसी खुशामद से तो पुलिस के दरोगा का भी पसीज जाए दिल। फिर कादम्बिनी तो केवल एक औरत थी, इसलिए चुपचाप रहकर बूढ़े ने किशन को आड़ में ले जाकर 2-4 बातें की और आंखें पोंछता हुआ वापस लौट आया। किशन को आश्रय मिल गया। कादम्बिनी के पति नवीन चंद्र मुखर्जी की धान और चावलों की आड़त थी। जब वह दोपहर 12 बजे लौटकर घर आए तब उन्होंने किशन को टेढ़ी नजरों से देखते हुए पूछा, कौन है ये? कादम्बिनी ने भारी सा मुंह बनाकर उत्तर दिया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, साले हैं। इन्हें खिलाओ पहनाओ आदमी बनाओ, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। नवीन अपनी सौतेली सास की मृत्यु का सुनकर तथा समझदार बोले, ठीक है, खूब सुंदर सुडौल देह है। पत्नी ने कहा, शरीर सुडौल क्यों ना होगा, पिता जो कुछ धन संपत्ति छोड़कर गए थे, कलमुही ने सारी इसी पेट में तो ठूस दी है। देह है, शायद यहाँ बताने की जरूरत ना होगी कि उसके पिता धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके पास खड़ा एक अंजीरी नींबू का पेड़ छोड़ गए थे। उसी झोपड़ी में बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपाकर रहा करती थी और नींबू बेचकर लड़के की स्कूल की फीस जुटा पाती थी। नवीन ने गुस्सा दबाकर कहा, अच्छी बात है। कादम्बिनी ने कहा, अच्छी नहीं तो क्या बुरी बात है? तुम्हारे बड़े रिश्तेदार ठहरे, उसी तरह खाना पड़ेगा। इसके रहते मेरे पांचू गोपाल के भाग्य में 1 जून भी खाने को जुट जाए तो बहुत है, नहीं तो देश भर में बदनामी जो फैल जाएगी। यह कहकर कादम्बिनी ने पास वाले मकान की दूसरी मंजिल के एक कमरे की खुली हुई खिड़की की ओर अपनी क्रोध भरी आंखें उठाकर अग्नि वर्षा की। यह मकान उसकी मंझली देवरानी हेमांगिनी का था। उधर बरामदे में एक किनारे सिर नीचे किए बैठा किशन लज्जा के मारे मरा जा रहा था। भंडार घर में जाकर कादम्बिनी नारियल की बरहेटी में थोड़ा सा तेल निकाल लाई और किशन के पास रखकर बोली, अब झूठ मूठ टेसवे बहाने की जरूरत नहीं, जाओ ताल में नहाओ, तुम्हें तेल फुसेल लगाने की आदत तो नहीं है। इसके बाद उससे जरा ऊंची आवाज में अपने पति से कहा, तुम नहाने जाओ तो इन बाबू साहब को भी लेते जाना, कहीं डूब डाब गए तो घर भर के हाथ रस्सी पड़ जाएगी। किशन भोजन करने बैठा था। एक तो उसे बहुत अधिक खाने की आदत न थी, उस पर कल दोपहर के बाद से उसने कुछ खाया नहीं था। आज इतनी दूर से पैदल चलकर आया था और एक दिन भी ढल गया था। इन कई कारणों से थाली में परोसा भात खत्म हो जाने पर उसकी भूख नहीं मिटी। नवीन पास ही बैठे भोजन कर रहे थे।
यह देखकर उन्होंने कहा, किशन को थोड़ा भात और दो, देती हूँ, कहकर कादम्बिनी उठी और भात से खचाखच भरी एक थाली लाकर पूरी थाली किशन की थाली में उलट दी। इसके बाद जोर से हंसती हुई बोली, यह तो खूब हुआ, रोजाना इस हाथी की खुराक जुटाने में तो हमारी सारी आड़त खत्म हो जाएगी। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होना पड़ेगा। बताए देती हूँ। मर्द में लज्जा के कारण किशन का चेहरा और भी झुक गया। वह अपनी माँ का एक ही लड़का था। यह तो हमें मालूम नहीं कि अपनी दुखियारी माँ के यहाँ उसे महीन बढ़िया चावल मिला करता था या नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि भरपेट भात खाने के अपराध में उसे कभी लज्जा से सिर नीचा नहीं करना पड़ा था। उसे याद है कि अधिक खा लेने पर भी अपनी माँ की खिलाने की साध की कमी वह पूरी नहीं कर पाता था। उसे याद है कि पहले दिन आया कि कुछ ही दिन पहले गुड्डी और चरखी खरीदने के लिए से 2 करछुल भात अधिक खाकर माँ से पैसे वसूल किए थे। उसकी दोनों आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर चुपचाप खाने लगा। वह अपनी हिम्मत भी नहीं कर सका कि बायां हाथ उठाकर आंसू पोंछ डालता। वह डरता था कि कहीं बहन देख न ले। अभी थोड़ी देर पहले ही वह झूठ-मूठ टेसुए बहाने के अपराध में झिड़की खा चुका था और उस झिड़की ने इतने दारुण मातृ शोक की गर्दन भी दबा दी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगला भाग पढ़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।